बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम यूवीआइटिस को क्लासिफाई करेंगे। अब यूवीआइटिस नाम से ही ज़ाहिर है कि यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन होती है। यूविया की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था इसमें 3 स्ट्रक्चर्स थे। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स है? पीछे वाली साइड से कोरोइड आ रहा था जो कि ऑप्टिक डिस्क से ओरा सेरेटा तक एक्सटेंड कर रहा था। आगे वाली साइड पर वो एज अ सीलरी बॉडी एक्सटेंड हो रहा था और आगे वाली साइड पर ये आयरस की फॉर्मेशन करवा रहा था। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन आती है जो कि हम लोकेशन की बेस पे कर रहे होंगे। सबसे पहले एंटीरियर यूवीआइटिस। अब आगे वाली साइड पर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको एंटीरियर यूवीआइटिस बोलेंगे। बेसिकली आयरस और जो सीलरी बॉडी का पार्ट्स प्लाइकेटा वाला रीजन है वो अगर इन्वॉल्व होगा तो हम उसको एंटीरियर यूवीआइटिस बोलेंगे। यहाँ पर देखो तो ये आयरस है, अगर ये इन्वॉल्व हो गया और ये सीलरी बॉडी का जो पार्ट्स प्लाइकेटा वाला रीजन है ये अगर इन्वॉल्व हो जाए तो हम इसको एंटीरियर यूवीआइटिस बोलते हैं। अब अगर आयरस की इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम आयराइटिस बोलेंगे। उसके अलावा आयरस और सीलरी बॉडी दोनों की है तो हम इसको आयरिडोसिक्लाइटिस बोलेंगे। और एंटीरियर साइक्लाइटिस भी हम इसको, अगर खाली पार्ट्स प्लाइकेटा किया तो हम उसको एंटीरियर साइक्लाइटिस बोल देंगे। तो ये एंटीरियर यूवीआइटिस हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। अब इंटरमीडिएट यूवीआइटिस कहाँ से कहाँ तक वाले स्ट्रक्चर में हो रहा होता है? ये बेसिकली जो पार्ट्स प्लाना वाला रीजन और इसके साथ जो विट्रस पड़ा हुआ है ना, पार्ट्स प्लाना के साथ हमें पता है ना सारा विट्रस पड़ा हुआ है, अगर इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर है? पार्ट्स प्लाना के अंदर होगा तो पार्ट्स प्लानाइटिस बोलेंगे, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सीलरी बॉडी के हवाले से देखना चाहें तो पोस्टीरियर साइक्लाइटिस बोलेंगे। और अगर विट्रस में होगी तो हम इसको हाइलाइटिस बोलेंगे, क्योंकि विट्रस के आगे वाली साइड पर हमें पता है ना कि हाइलाइट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसके हवाले से इन्होंने इसको नाम दिया हुआ है हाइलाइटिस। नेक्स्ट पोस्टीरियर यूवीआइटिस की बात करें तो पीछे वाली साइड पर हमें पता है कि एक कोरोइड पड़ा होता है, सारा पीछे कोरोइड है। उसके अलावा रेटिना भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है। वैसे तो वो यूवियल लेयर में नहीं आता लेकिन कोरोइड की वजह से रेटिना भी इन्वॉल्व हो जाता होता है। सो पोस्टीरियर यूवीआइटिस में कोरोइड और रेटिना इन्वॉल्व होते हैं। अगर खाली कोरोइड इन्वॉल्व होगा तो हम इसको कोरोइडाइटिस बोलेंगे। अगर कोरोइड की वजह से रेटिना इन्वॉल्व होगा तो हम इसको कोरियो रेटिनाइटिस बोलेंगे। और अगर रेटिना की वजह से कोरोइड इन्वॉल्व होगा तो हम इसको रेटिनो कोरोइडाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है पैन यूवीआइटिस। अगर तमाम यूवीएल पार्ट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हम इसको पैन यूवीआइटिस बोलेंगे। तो ये बात हो गई एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट आती है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम मोड ऑफ ऑनसेट और सिम्टम्स से इसको क्लासीफाई करेंगे। अगर तो अचानक से ऑनसेट हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्यूट है। और सिम्टम भी एक्यूट है तो इसको हम कहेंगे एक्यूट यूवीआइटिस। अब ये बेसिकली ना रिजॉल्व हो जाता है विद इन 6 वीक से लेकर 3 मंथ्स में ये रिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम इसको एक्यूट यूवीआइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्रोनिक, ये आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होगा और ये परसिस्ट करता है लॉन्गर देन 3 मंथ्स। अब ये याद करने ज़रूरी होते हैं क्योंकि सिनेरियो में मेंशन होता है कि ये इतनी देर तक रहा है। सो क्रोनिक जो होगा वो लॉन्गर देन 3 मंथ्स होगा। रिकरेंट जाहिर सी बात है कि ये बार बार इसके एपिसोड्स हो रहे होंगे। अब ये 3 मंथ्स या इससे ज़्यादा के लॉन्गर पीरियड में इसके बार बार हमें नज़र आ रहे होंगे एपिसोड्स। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्लासीफाई करते हैं इनटू नॉन ग्रैनुलोमेटस और ग्रैनुलोमेटस। अब नॉन ग्रैनुलोमेटस नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई भी ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। तो इसमें नॉर्मली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, पॉलीमॉर्फ्स और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे क्रेटिक प्रेसिपिटेट्स के साथ। ये क्रेटिक प्रेसिपिटेट क्या होते हैं इसकी हम आगे जाके डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रैनुलोमेटस। ग्रैनुलोमेटस नाम से जाहिर है कि इसके अंदर ग्रैनुलोमा वाले सेल्स होंगे। अब ग्रैनुलोमा को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं कि उसमें एपिथेलॉइड्स और जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलॉइड और जाइंट सेल प्रेजेंट होते हैं। और चूंकि ये जो होता है ना वो क्रोनिक कंडीशन में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में ग्रैनुलोमा बनता है ना, सो इसमें जो क्रेटिन प्रेसिपिटेट की अपीयरेंस आएगी वो क्लासिकल मटन फैट आएगी, क्योंकि जब मटन फैट अपीयरेंस होती है ना वो क्रोनिक यूवीआइटिस में आ रही होती है, क्रोनिक एंटीरियर यूवीआइटिस में। सो मटन फैट क्यों आएगी? क्योंकि ग्रैनुलोमा भी हमें पता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बनता है। सो मटन फैट क्रेटिन प्रेसिपिटेट बनेंगे। और आयरस के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि वो क्रोनिक में बन रहे होते हैं। सो नॉन ग्रैनुलोमेटस और ग्रैनुलोमेटस इसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी। सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन थी, देन क्लिनिकल एंड देन हिस्टोलॉजिकल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी के हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि कुछ इन्फेक्टिव फॉर्म होती है और एक इसकी नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। इन्फेक्टिव नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें या तो बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रही है या फिर बॉडी के अंदर से ब्लड के थ्रू कोई इन्फेक्शन आ रही है। बाहर से कैसे आ सकती है कि कोई भी यूविया ट्रैक की परफोरेशन हुई है या रप्चर या सर्जरी के रिजल्ट में आई बॉल के अंदर ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए हैं। अब ये कौन कौन सी टाइप की
हो सकती है। एक तो परफोरेटिंग इंजरीज़ के अंदर हो सकता है, अगर परफोरेटिंग इंजरी हो गई है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर सी बात है अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा परफोरेटेड अगर कॉर्निया अल्सर हो गए, कॉर्निया अल्सर परफोरेटेड तब हम उसको कहते हैं जब वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेती है। जब हम पढ़ते हैं ना कॉर्निया की लेयर, तो अंदर भी साइड पर डेस्मेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है, अगर वो उसको इन्वॉल्व कर लेती है तो उसको हम परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा की सर्जरी में भी ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। एंडोजीनस की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के थ्रू एंटर हो जाते हैं। अब इसके अंदर ब्लड के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शियस एजेंट आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस एंड सिफिलिस आ सकते हैं। उसके अलावा वायरस में बात करें तो हर्पीज जोस्टर, HIV आ सकते हैं। उसके अलावा फंजाई में बात करें तो कैंडिडा अल्बाइकेंस और हिस्टोप्लाज्मोसिस आ सकते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो टोक्सोप्लाज्मोसिस आ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पैरासाइट्स की बात करें टोक्सोकैरियोसिस आ सकते हैं। नहीं, ये आ गया इन्फेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट आती है नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव में सबसे पहले सेकेंडरी कॉजेज आते हैं कि किसी एडजेसेंट स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर से टॉक्सिन और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए और उन्होंने आकर यूविया की इन्फ्लेमेशन करवा दी। अब कॉर्निया के अंदर अल्सर बना, उस यानी कॉर्निया आगे वाली साइड पर, यहाँ पे कॉर्निया है ना सारा, कॉर्निया के अंदर अल्सर बना, उसमें से टॉक्सिन और केमिकल मीडिएटर्स निकले जिन्होंने आकर यूविया की इन्फ्लेमेशन करवा दी, तो कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। उसके अलावा बाहर वाली साइड पर हमें पता है कि स्क्लेरा पड़ा हुआ है, स्क्लेरा के अंदर इन्फ्लेमेशन आई, उसमें से केमिकल मीडिएटर्स आए, उन्होंने यूविया को इरिटेट किया और इन्फ्लेमेशन करवा दी, तो स्क्लेराइटिस में हो सकता है। उसके अलावा रेटिनाइटिस, रेटिनाइटिस हमें पता है कि रेटिना अंदर वाली साइड पर रेटिना प्रेजेंट होती है, अगर उसके अंदर से कुछ निकले इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स तो वो आकर इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी कॉजेज हो गए नॉन इन्फेक्टिव में। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात कर लेते हैं। ऑटो इम्यून हमें पता है कि या तो ओक्यूलर कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं, या फिर सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ आइडियोपैथिक होती हैं। सबसे पहले ओक्यूलर कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें ज़्यादातर वही रिएक्शन आ रहे होते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यून रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है फैको एंटीजेनिक यूवियाइटिस, इसको हमने ग्लोकोमा में भी डिटेल से पढ़ा था। इसके अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि जो लेंस की प्रोटीन जब हम बात करते हैं ना, तो वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो लेंस की प्रोटीन होती है ना, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम से छुपी होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन्स को एज अ सेल्फ एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन जब वो निकलती हैं बाद में, क्योंकि बॉडी ने तो उसको एज अ सेल्फ नहीं लिया हुआ, लेकिन जब वो बाद में निकलेंगी तो वो बॉडी उसको क्या कंसीडर करेगी, एज अ फॉरेन एंटीजन कंसीडर करेगी। यानी जो लेंस की प्रोटीन अगर किसी वजह से निकल रही है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू कर देगी, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन है, ये जाकर लेंस की प्रोटीन्स के साथ रिएक्शन करेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के रिजल्ट में अगर ये यूविया के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा देती हैं तो वो हमारे पास कंडीशन आती है फैको एंटीजेनिक यूवियाइटिस। अब ये फैको एंटीजेनिक यूवियाइटिस के साथ हमारे पास ग्लोकोमा भी हो रहा है, जिसको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, इसको हम स्पेयर्ड आई इंजरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक आंख के अंदर इंजरी के रिजल्ट में ना दोनों आंखों के अंदर यूवियाइटिस हो रहा होता है। अब इसको हम डिटेल से भी आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट कुछ सिस्टेमिक डिसऑर्डर आते हैं कि सिस्टेमिकली किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, तो वो इन्फ्लेमेशन सिस्टेमिकली होने की वजह से किसी मतलब यूविया के अंदर आकर इन्फ्लेमेशन कॉज करवा दे। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल जब हम स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन पड़ते हैं, जिसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसमें हो सकता है। उसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस में हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट स्किन एंड नेल्स वगैरह की, उसमें हो सकता है। उसके अलावा जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस में भी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उसमें हो रहा है। उसके अलावा बेसेट डिजीज, बेसेट डिजीज में ना बेसिकली तीन चीज़ें हो रही होती हैं, ओरल एफ्टस अल्सर बनते हैं, जेनिटल अल्सर बनते हैं, और ओक्यूलर डिजीज में हमारे पास एंटीरियर यूवियाइटिस हो रहा होता है, एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस। नेक्स्ट होता है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में भी हमें पता है कि ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, सो ये कॉज करवा सकता है। उसके अलावा IBD की कंडीशन में भी ये हो सकता है। कुछ आइडियोपैथिक कोर्स आते हैं जिसके हमें कोज नहीं पता होता, फॉर एग्जांपल एक्यूट आइरिडोसेक्लाइटिस। जब हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मोस्टली इसके जो केसेस होते हैं वो आइडियोपैथिक होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूक्स आइरिडोसेक्लाइटिस। अब इसके अंदर बेसिकली ना हाइपरक्रोमेजिया वगैरह हो रहा है, इसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। नेक्स्ट आती है ग्लाइकोमेटोसाइक्लाइटिस क्राइसिस, जिसको हम पोस्नर शलोसमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं, पोस्नर शलोसमैन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर एक तो इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है, और साइक्लाइटिस मतलब सिलियरी बॉडी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। तो ये हमने बात कर ली आइडियोपैथिक कोर्स की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्यूट आइरिडोसेक्लाइटिस या एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।